हर रोज स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सही और अच्छी नॉलेज के लिए आपको लेने हैं ये 3 स्टेप्स। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और क्लिक करिए ऑल नोटिफिकेशंस को, ताकि हर रोज आप एक बेहतर इन्वेस्टर बन सके। नमस्कार दोस्तों, इस गिरे हुए मार्केट में आइडिया बैग में, जो कि हमारी मॉडल पोर्टफोलियो सर्विस है, उसमें अब हैं 25 से भी ज्यादा ऐसे स्टॉक रिकमेंडेशंस जो फ्यूचर में पोटेंशियल मल्टी बैगर्स बन सकते हैं। इस गिरे हुए मार्केट में स्टॉक्स लेने का ये बहुत अच्छा समय है, सही समय है आइडिया बैग मॉडल पोर्टफोलियो सर्विस को सब्सक्राइब करने का, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं स्टॉक मार्केट क्लासेस विद प्रांजल में। तो आज हम एक इतना जरूरी रेशो डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत सिंपल है समझना, कंपेयर करना, और अगर आपने ये सीख लिया तो आप ज्यादातर समय फ्रॉड कंपनियों में, बुरी कंपनियों में जो अपने नंबर्स को फज करती हैं, स्कैम करती हैं, ऐसी कंपनीज में निवेश करने से बहुत बार आपको ये एक सिंपल सा रेशो जो आज हम सीखेंगे वो बचा लेगा। इसके अलावा आज हम सीखेंगे, पिछले वीडियो में जो रह गया था, कॉर्पोरेट एक्शंस में राइट्स इशू से आपको कैसे फर्क पड़ता है और क्यों मुझे वो कंपनियां नहीं पसंद जो बार बार राइट्स इशू लाती हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि नेट प्रॉफिट में और कैश फ्लो में क्या फर्क है और दोनों में से कौन सा ज्यादा जरूरी है और क्यों। तो इस सीरीज को आपने जो प्यार दिया है उसे बनाए रखिएगा, और ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है जो उन्हें भी गलतियां करने से, बुरे फ्रॉड स्कैम कंपनीज में इन्वेस्ट करने से बचा लेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो, जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं किसी भी कंपनी के लिए, उसमें क्या फर्क है और किस पे आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको बेसिकली क्या बताता है? ये बताता है कि कंपनी ने कितने रुपए की सेल्स की, कितने रुपए का माल बेचा, ऐसी इनकम जो डायरेक्ट बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन इन्वेस्टमेंट से आ गई, रेंट से आ गई, इस तरह की इनकम। कंपनी ने खर्चा कितना किया, उसको प्रॉफिट कितना हुआ, लेकिन अगर उस पर कर्जा था तो उसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ा, जो उसका सामान था वो पुराना हुआ, डेप्रीशिएट हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी कम हुई, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साल में हो गया जो नॉर्मली नहीं होता तो वो यहां है, उसने प्रॉफिट कितना कमाया, उस पर टैक्स कितना लगा, तो नेट प्रॉफिट कितना आया और पर शेयर प्रॉफिट कितना हुआ। जैसे मान लेते हैं कि इस कंपनी के 100 शेयर्स हैं और टोटल 650 रुपए का मुनाफा हुआ, तो पर शेयर मुनाफा लगभग 6.5 रुपए का हुआ। ये होता है एडजस्टेड ईपीएस। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको यह बताता है कि कितने की सेल हुई और कितना प्रॉफिट हुआ। लेकिन इस तरह के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो सेल्स दिखाता है और मुनाफा दिखाता है और एक्सपेंसेस दिखाता है, उसमें बहुत बड़ी कमी है, जिससे दूर करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, इमेजिन करिए कि आपने 100 रुपए का माल बेचा और किसी क्लाइंट से, कस्टमर से आपको 100 रुपए उस कस्टमर ने बोले कि वो महीने भर बाद आपको देगा। तो अब अकाउंटिंग में क्या होगा कि 100 रुपए की सेल्स दिखेगी और जो भी आपके उस प्रोडक्ट के पीछे खर्चे वर्चे थे वो सब हटा के मान लीजिए आपको 20 रुपए का मुनाफा होने वाला है। तो 20 रुपए का मुनाफा आप अपनी अकाउंटिंग बुक्स में ऑलरेडी दिखा देंगे, क्योंकि माल तो बिक गया है और आप ये मान के बैठे हैं कि पैसा आएगा। यानी प्रॉफिट सेल के साथ ही दिखा दिया जाता है कि माल बिका मतलब प्रॉफिट हुआ। लेकिन अब हम सब जानते हैं कि हर बार पेमेंट आए कस्टमर से ऐसा होता नहीं है, कई बार पेमेंट नहीं भी आती। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये दिखाता है कि कब कब पैसा कस्टमर से आया, कब कब जो माल बिका था उसकी सच में पेमेंट आई। इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये आपको बहुत सारी गड़बड़ियां पकड़ने में या उन कंपनियों से दूर रहने में मदद करेगा जो जानबूझ के तो नहीं, लेकिन हो सकता है गलती से उन्होंने ऐसे लोगों को माल बेच दिया है जो उनको पेमेंट ही नहीं कर रहे या बहुत डिलेड पेमेंट कर रहे हैं, जिस कारण कंपनी को नुकसान हो रहा है। ऐसी कंपनियों से आपको बचाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। जानते हैं कैसे? कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको जो सबसे जरूरी चीज देखनी है वो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, और इसको आपको कंपेयर करना है। आपको करना है एक सिंपल सी चीज, आप इस 5 साल के ऑपरेटिंग कैश फ्लो को ऐड करिए। 782, 512, 1077, 1235, 1082, इन पांचों को आप ऐड करिए। अब ये ऐड करके लगभग 4800 करोड़ के आसपास हो रहा है। यानी पिछले 5 सालों में माल जो बिका उससे गोदरेज इंडस्ट्रीज को 4800 करोड़ रुपए के आसपास पैसे आए। ध्यान रखिएगा, आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखना है, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग कैश फ्लो नहीं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, क्योंकि यही बता रहा है कि कंपनी के ऑपरेशंस से, यानी सामान बेचने से, जो भी कंपनी काम करती है उस काम से उसको कितना पैसा आया।
तो इसको आप ऐड करेंगे तो पाएंगे लगभग 4,800 करोड़ के आसपास आए। तो अब इस कैश फ्लो वाली फिगर को हमें कंपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस के नेट प्रॉफिट वाली फिगर से, यानी आपको ऐड करना है इन 5 सालों में कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना कमाया। तो 654 को, 723 को, 848 को, 1000 को और 1755 को आप ऐड करिए, और इसे जब मैंने ऐड किया तो ये हुआ लगभग 4900 करोड़। और वहीं कैश फ्लो में जब हमने ऑपरेटिंग कैश फ्लो को ऐड किया था तो ये था लगभग 4800 4750 के आसपास। यानी अगर गोदरेज ये बोल रहा है कि उसे 4900 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 2-4% का इधर उधर डिफरेंस चलता है क्योंकि हो सकता है 1-2 महीने बाद आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन जनरली 4900 करोड़ अगर गोदरेज ने प्रॉफिट बोला तो 4750 करोड़ एक्चुअली वो प्रॉफिट कैश के रूप में गोदरेज के पास आया। तो गोदरेज कंज्यूमर की हम अकाउंटिंग पॉलिसीज को ट्रस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि किन केसेस में ऐसा नहीं हो पाता है और कब आपको इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार ये बातें आपको गलत इन्वेस्टमेंट से बचाएंगी। यहां पे अगर मैं नेट प्रॉफिट को ऐड करूं तो ये हो रहा है लगभग 50 करोड़ के आसपास अगर मैं इसे ऐड करूं तो, और कैश फ्लो के पास अगर मैं जाऊं और ऑपरेटिंग कैश फ्लो को ऐड करूं तो ये हो रहा है सिर्फ 21 करोड़ के आसपास। यानी इस केस में इस लवेबल नाम की कंपनी ने 50 करोड़ रुपए का दिखाया कि इसे प्रॉफिट आया, लेकिन उस 50 करोड़ में से कैश के रूप में सिर्फ और सिर्फ 21 करोड़ रुपए ही आ पाए। यानी आधे से ज्यादा ऐसा प्रॉफिट जो कंपनी ने दिखाया था P&L स्टेटमेंट में, वो कैश के रूप में कंपनी को कभी मिला ही नहीं। और ये पिछले 5 साल का एवरेज है। ये जरूरी है कि इस डेटा को आप 5 साल का ऐड करके ही कंपेयर करें, क्योंकि साल 2 साल में ये फिगर चेंज होती रह सकती है। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है अभी 1 साल का है, इसे हमारी टीम कुछ ही दिनों में चेंज करके 5 इयर्स का एवरेज कर देगी। और जब ऐसा हो जाए तो आपको कैलकुलेशन खुद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां CFO अपॉन पैट आपको 5 इयर्स का दिखता रहेगा और आपको ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी के लिए आपको ये कैलकुलेशन करना है। अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेट प्रॉफिट से बहुत ज्यादा कम है तो ये एक बहुत डेंजरस साइन है। तो चलिए, अब जैसा पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था बोनस इशू और स्प्लिट के बारे में, अब हम डिस्कस करते हैं राइट्स इशू के बारे में कि ये राइट्स इशू क्या होता है। इस कंपनी ने कभी इशू नहीं किया है, लेकिन मैं आपको एक एक्सेल शीट में एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं कि क्यों राइट्स इशू से बच के रहने की जरूरत है, और ऐसी कंपनीज भी जो बार बार राइट्स इशू लाती हैं क्यों, वो मुझे पसंद नहीं है। थोड़ा टेक्निकल एग्जाम्पल है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि आपको क्लियर हो जाएगा। इमेजिन करिए एक ऐसी कंपनी जो 300 रुपए साल का प्रॉफिट कमाती है, 300 रुपए। अब नंबर ऑफ शेयर्स हैं 100। एक कंपनी जो 300 रुपए कमा रही है और 100 शेयर्स हैं, यानी EPS हुआ 3 रुपए। अब उस कंपनी ने डिसाइड किया कि वो राइट्स इशू लाएगी। राइट्स इशू का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो शेयर होल्डर्स अभी हैं, जिन जिन के पास इस कंपनी के शेयर अभी हैं, कंपनी उनको ये राइट दे रही है या ये अधिकार दे रही है कि वो कुछ और शेयर्स खरीद लें कंपनी से डायरेक्टली डिस्काउंटेड प्राइस में। मतलब अगर आपके पास कंपनी X के 10 शेयर हैं और कंपनी ऐसा राइट्स इशू लाती है कि आपको एक शेयर के बदले ये अधिकार है कि आप 2 और शेयर खरीद लें। अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो आप 20 और शेयर खरीद सकते हैं। अब इसमें एक और चीज होती है कि अगर मार्केट में प्राइस चल रहा है 100 रुपए तो राइट्स इशू यूजुअली काफी डिस्काउंट पे आता है। तो राइट्स इशू ये कहेगा कि चलिए आपके पास 10 शेयर और हैं, आपके पास ये अधिकार है कि आप पर शेयर के हिसाब से 2 और शेयर ले लें। यानी आपके पास 10 शेयर है तो आप 20 और ले लें। मार्केट में प्राइस है 100, आप हमसे ले लीजिए 60 रुपए पे। तो आपको ये खुशी मिलती है कि अरे वाह, 100 का शेयर मुझे कंपनी डायरेक्टली 60 रुपए में दे रही है, 40 रुपए के डिस्काउंट में दे रही है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये क्यों अच्छा नहीं है ज्यादातर समय में, और इसके 2 कारण हैं। पहला कारण, अभी नंबर ऑफ शेयर्स हैं 100। राइट्स इशू के बाद अगर हर कोई अप्लाई करेगा तो अभी जो 100 शेयर हैं, एक शेयर पे आप 2 और खरीद सकते हैं। तो 100 शेयर होल्डर्स के पास अब बढ़ के 300 शेयर्स हो जाएंगे अगर सबने राइट्स इशू में अप्लाई कर दिया। अब कंपनी का मुनाफा तो अभी भी 300 ही है, राइट्स इशू लाने से किसी का मुनाफा तो नहीं बढ़ गया। तो पहले 100 शेयर्स थे, पर शेयर 3 रुपए का मुनाफा था, अब 300 शेयर्स हैं और 300 का मुनाफा है, यानी पर शेयर मुनाफा भी 1/3 हो गया। तो जो 100 रुपए का शेयर था और आप सोच रहे थे ये 60 में आपको मिल रहा है तो अच्छी बात है, आप ये भी सोचिए कि उस 100 रुपए के शेयर की अब एक्चुअल कीमत भी, उसकी वैल्यू भी 1/3 हो जाएगी,
क्योंकि शेयर्स अब 3 गुना हो गए हैं और मुनाफा उतना ही है, यानी पर शेयर मुनाफा अब 1/3 हो गया है। तो असल में जो आपको शेयर 60 रुपए का मिल रहा है उसकी अब राइट्स इशू के बाद कीमत केवल 33 रुपए ही बची है। इसे और थोड़ा समझते हैं। अब ये राइट्स इशू है तो आप चाहें तो अप्लाई करें या चाहे ना करें। अब मान लीजिए कि इस कंपनी का जिसका हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसके किसी ने 20 शेयर खरीदे हुए हैं, मार्केट से खरीदे और मार्केट में दाम चल रहा था 150 रुपए। तो अब 150 रुपए के खरीदे हुए किसी के पास 20 शेयर हैं। अभी राइट्स इशू के पहले ईपीएस है 3 का, उसका 20 शेयर इंटू ईपीएस मिला के उसकी टोटल अर्निंग हो रही है 60 रुपए की। और उसने टोटल ये खरीदा, एक शेयर 150 में खरीदा तो 20 शेयर उसने खरीदे थे 3000 रुपए में। अब राइट्स इशू आ गया और वो एक शेयर के पीछे 2 और शेयर खरीद सकता है कंपनी से। तो मान लीजिए कि उसने अप्लाई कर दिया और खरीद लिए, अब उसके पास 60 शेयर्स हो गए, लेकिन मुनाफा तो उतना ही था, तो ईपीएस 1/3 हो गया। तो अभी भी उसकी टोटल अर्निंग 60 रुपए ही है। पहले भी 60 थी, अभी भी 60 है, क्योंकि पहले 20 शेयर पे 3 रुपए पर शेयर मुनाफा था, अब 60 शेयर पे 1। लेकिन अब उसकी होल्डिंग वैल्यू टोटल जो उस कंपनी में उसमें निवेश किया है, पहले वो 3000 रुपए था, 20 शेयर उसने खरीदे 150 रुपए के भाव पे। कंपनी कोई फ्री में तो शेयर देगी नहीं। और मान लीजिए कि राइट्स इशू आया 60 रुपए में, कि कंपनी बोल रही है 150 अभी मार्केट प्राइस है, हम 60 में दे रहे हैं। तो इसने 20 शेयर तो खरीदे थे 150 में और बाकी 40 शेयर खरीद लिए 60 रुपए पर शेयर के हिसाब से, 60 रुपीज पर शेयर। तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया अब 5400 रुपयों का। और उस 5400 रुपये लगा के भी उसको ईपीएस मिल रहा है 60 ही रुपए का। यहां पे भी उसको ईपीएस मिल रहा था 60 ही रुपए का यहां, लेकिन उसके 2400 रुपए एक्स्ट्रा लग गए। तो जिसने अप्लाई किया राइट्स इशू उसके लिए बुरा है। अब मान लीजिए सेकंड सिनेरियो कि राइट्स इशू के लिए कोई अप्लाई नहीं करता, तो इसके पास 20 शेयर हैं। पहले एक शेयर पे ईपीएस आ रहा था 3 का और इसकी टोटल अर्निंग आ रही थी 60। लेकिन अगर इसने राइट्स इशू अप्लाई नहीं किया तो क्या हुआ, किसी और ने कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ गए, क्योंकि शेयर होल्डर्स तो हजारों हैं, उसमें से कुछ तो अप्लाई करेंगे ही। तो ऐसे में इसने डिसाइड किया कि मैं तो नहीं करूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है अभी और, तो बाकियों ने अप्लाई कर दिया, इसलिए ईपीएस तो कम हो ही गया। यानी अब जहां पहले 3000 रुपए लगा के उसको 60 रुपए की अर्निंग मिल रही थी, अब 3000 रुपए लगा के उसे केवल 20 रुपए की अर्निंग मिल रही है। तो चाहे अप्लाई करो या ना करो, राइट्स इशू मोस्ट ऑफ द केसेस में एक इन्वेस्टर के लिए बुरा ही होता है। इसीलिए राइट्स इशू से ललचाए नहीं और आंख बंद करके निवेश ना करें। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको टेक्निकल लगा तो कमेंट करिए और मैं इस पे क्लैरिफिकेशन वीडियो ले आऊंगा, या फिर पॉज कर करके रिवाइंड कर करके मैंने जो जो यहां समझाया है उसे 2 बार 3 बार देखिए और आई एम श्योर कि ये क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं होता तो जरूर मैं इस पे एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। प्लीज रिमेंबर कि ये इस सीरीज का 6th वीडियो है, तो अगर आपने पिछला कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो ये अब आपके सामने प्लेलिस्ट है, इसे क्लिक करके आप पुराने वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ताकि ये और आगे का वीडियो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और इन कर्फ्यू क्लासेस के रिस्पॉन्स को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि हमारा जो अकेडमी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग का कोर्स है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, लॉकडाउन खुलते ही हम उसमें भी इस तरह के और बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, ताकि साल भर तक जब आप अकेडमी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग को सब्सक्राइब करें तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नई नॉलेज मिलती रहे, लगातार 1 साल तक। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। और हाँ, ticker.finology.in पे जाना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपनी रिसर्च चालू रखिएगा। बाय बाय।